बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने 2 वीडियो इस चैप्टर का बना दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप पहले देख लें, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स तब होगा बच्चों जब टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। देखो लिखा वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट्स, सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ वाटर दैट वी ड्रिंक एंड गैस वाटर वेपर, है ना, जल वाष्प भी बोलते हैं। जब पसीना आता है तो जब पसीना सूख रहा है ये वाटर वेपर के रूप में ही ऊपर उड़ रहा है। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इंटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इंटू वाटर वेपर। जब आप आइस को बर्फ़ को हीट करोगे तो बर्फ़ जो है पहले किस में बदलेगा, लिक्विड में यानी वाटर में, उसके बाद वो वाटर वेपर में, भाप में, गैस में बदल जाएगा। तो ऐसा चेंज होता क्यों है बच्चों? तो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 ways, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी प्रेशर या टेम्परेचर में अगर आप चेंज करोगे तो मैटर अपना स्टेट भी चेंज करेगा। स्टेट चेंज करने का मतलब है उसकी अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें बदलाव आएगा। ठीक है, ठोस द्रव्य और गैस, इसमें परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, इसको समझें। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आप चीज़ों को समझोगे समझ में आ जाएगा। आगे देखो लिखा मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या बोलोगे, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में अगर बोलना, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में भी नापते हैं, तो 273 केल्विन। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज even though heat is being supplied continuously due to latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used up overcome the force of attraction between the ice particle at 0 degree. Energy of the water particle is much more than the energy of particle of ice at 0 degree. अब यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखो, जब आइस को मेल्ट कर रहे होते हैं यानी हीट करते हैं तो मेल्ट होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होना शुरू कर देता है। आप थर्मामीटर से वहाँ चेक भी करेंगे तो 0 डिग्री शो हो रहा होगा और मेल्टिंग स्टार्ट होगा। काफ़ी देर तक, काफ़ी देर का मतलब 2-4 मिनट तक आप लगातार हीट करते रहोगे, लेकिन टेम्परेचर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये कि लगातार हम हीट करते जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? बच्चों, टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जो सॉलिड आइस है उसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ने में यानी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है, वो एनर्जी हीट करते जा रहे हैं, वो हीट एनर्जी जो है एनर्जी खर्च होता जा रहा है पार्टिकल्स को अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में, यानी पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने में सॉलिड से लिक्विड में। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आखिरी पार्टिकल ऑफ आइस मेल्ट ना हो जाए। आइस के पार्टिकल लास्ट वाला मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद वो कंप्लीट लिक्विड हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, फिर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा। और जिस टेम्परेचर बच्चों वो बॉयल शुरू हो जाएगा यानी लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो आगे इसी चीज़ को बताया गया है बच्चों कि एट 0 डिग्री
एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन आइस। यानी आइस बर्फ 0 डिग्री पर है और वाटर भी 0 डिग्री पर है मान लो, तो दोनों के पास एनर्जी यानी टेम्परेचर हीट किसके पास ज़्यादा होगा, तो वाटर के पास होगा, है ना। एनर्जी ज़्यादा वाटर के पास होगा, तभी वाटर 0 डिग्री पर गर्म लगेगा, लेकिन आइस ज़्यादा ठंडा लगेगा। वैसे तो 0 डिग्री पर दोनों ही ठंडा लगेगा, पानी तो यहाँ तक कि अब 10 डिग्री पर 13 डिग्री पर भी आ जाएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगेगा। लेकिन हम अगर बात देखें तो दोनों में से ज़्यादा ठंडा कौन होगा या ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो लिक्विड वाटर के पास होगा सेम टेम्परेचर में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग करने पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने में जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैं फ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ। सॉलिड से लिक्विड में जब कोई चीज़ मेल्ट होता है तो उसको मेल्टिंग को फ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, आप जब मेल्टिंग की बात कर रहे हो, बॉइलिंग की बात कर रहे हो, तो प्रेशर चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की बात करनी है। यानी प्रेशर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर वातावरण का प्रेशर है वही प्रेशर रहना चाहिए, सामान्य प्रेशर। ठीक है। तो 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, पिघलाने के लिए जितना अमाउंट या एनर्जी का जितना अमाउंट खर्च होता है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बच्चों, हीट भी अपने आप में क्या है, एनर्जी है। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। आप सिंपल इसको माने, देखो मैं बताता हूँ लेटेंट हीट क्या होता है, मेरी तरफ से समझें। जब आप सॉलिड को हीट कर रहे थे, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट आया होगा उसका। जब मेल्टिंग शुरू हो जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो उस समय जो आप हीट कर रहे हैं उसको लेटेंट हीट कहते हैं। यानी जो हीट जा रहा है वो छुपता जा रहा है, उस हीट से तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, उस हीट से क्या हुआ, वो हीट फ्यूजन में खर्च होता जा रहा है, कन्वर्जन में खर्च होता जा रहा है। यानी सॉलिड से जो लिक्विड बदल रहा है उसी बदलने में खर्च होता जा रहा है। तो जो खर्च होता जा रहा है जिससे टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, वो हीट तो छुप गया, तो उसी को बोलते हैं छुपी हुई उष्मा, हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा और इंग्लिश में लेटेंट हीट। और क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस फ्यूजन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है बच्चों, जिस तरह से मेल्टिंग आपने सीखा, पढ़ा, समझा, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी है। द टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल हो करके वेपर में बदलना शुरू हो जाए उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो 373 डिग्री 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों मान लो एक लिक्विड आपने लिया, उसको हीट करना शुरू किया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, वाटर मान लो था, तो 100 डिग्री के बाद जब तक पूरा का पूरा वेपर भाप नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तो भाई ये हीट फिर जा कहाँ रहा है, तो वही लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, चेंज होने के प्रोसेस में खर्च हो रहा है। तो यही छुपी हुई उष्मा यहाँ पर कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों देखो, जो बॉइलिंग प्रोसेस है उसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि वेपर बनता है, वेपर फॉर्म होता है, बिहारी भाषा में वेपर है, वेपर फॉर्म होता है, तो वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन, राइट। सो वेपर इज फॉर्म, दैट इज वाई वी कॉल इट वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन बच्चों आफ्टर दी बॉइलिंग पॉइंट फॉर्म होगा। यानी देखो, इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर भी हो सकता है, यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 60, मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है जो वाटर वेपर बनेगा वो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पर भी वेपर बन रहा होगा। कपड़े को सुखाते हैं ना छत पर, तो क्या 100 डिग्री पर सूखता है? नहीं ना। अभी हमारे हथेली पर पसीना सूख रहा है, देखो चेहरे पर पसीना सूख रहा है, तो क्या 100 डिग्री पर सूख रहा है?
ये 30 डिग्री पर ही सूख रहा है, 40 डिग्री पर सूख रहा है, जो रूम का टेम्परेचर है। तो ये इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर आने के बाद जो वेपर बनेगा वो वेपर क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट के बाद, आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, और उससे पहले इवेपोरेशन। यही चीज यहां लिखा, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज, राइज का मतलब है बढ़ना, इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए जो है ये खर्च हो जाता है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को चेंज करोगे तो गैसेस स्टेट में। और इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, गैसेस को अगर कूल करोगे, टेम्परेचर डाउन करोगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को और कूल करोगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हाँ, 25 डिग्री जो सेल्सियस होता है वाटर, यानी वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर जो है लिक्विड में होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, आइस, बर्फ के फॉर्म में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, गैस, यानी वेपर, स्टीम, कई बार स्टीम भी बोलते हैं ना, भाप, स्टीम के फॉर्म में हो, तभी तो भाप इंजन, स्टीम इंजन। तो आगे टॉपिक देखते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को भी ऑलरेडी मैंने इसके डेफिनेशन को आपको समझा रखा है। सब्लिमेशन देखो क्या है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवीनिंग, देखो इंटरवीनिंग मतलब होता है डिस्टर्ब किए बिना, इंटरवीनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किस में, गैसेस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए। जब आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, और जब आप टेम्परेचर को कम करोगे यानी कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो गैस क्या होगा, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो इस तरह का जो चेंज होता है, इस तरह का जो चेंज होता है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। यानी इस तरह के चेंज होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है और कैम्फर भी एक सॉल्ट है। कैम्फर का मतलब है कपूर। इन दोनों को जब हीट करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है। कैम्फर तो कपूर आपने देखा होगा, छठ पूजा वगैरह में कपूर जलाते हैं, बाकी किसी तरह के पूजा का विधान हो तो उसमें कपूर अवश्य यानी एक तरह से कंपलसरी होता है, हर पूजा में कपूर जलता ही जलता है। ठीक है, कैंडल अगर मोमबत्ती की बात करोगे तो वो पिघल करके मेल्ट होकर के लिक्विड में बदलता है पहले, लेकिन कैम्फर नहीं बदलता, वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। चाइना डिश किसको कह रहे हैं बेटा, कटोरी के तरह देखो प्लेट है, इसको चाइना डिश कह रहे हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH4Cl, NH4Cl। अच्छा, इसमें कुछ NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, खाने वाला साधारण नमक, उसको भी डाल दिया गया है। अब यहाँ पर देखो जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेबल होता है, मतलब ये सबलाइम हो जाएगा, यानी सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। इन्वर्टेड फनेल रखा हुआ, फनेल का मतलब कोई भी तेल वगैरह ना, जब किसी दूसरे डब्बे में डालते हैं, कुप्पी डालते हैं ना जिसमें से आसानी से दूसरे पतले वाले डब्बे में डाला जा सकता है, कुप्पी, तो उसको साइंस में या हमारे लेबोरेटरी के भाषा में क्या कहा जाता है, फनेल। तो फनेल को उल्टा करके रखा हुआ है, फनेल को ऊपर क्या करके, उल्टा करके रखा, और फनेल का जो ऊपर का होल हुआ छेद, उसको कॉटन यानी रुई से ढक दिया, बंद कर दिया गया। अब इसको जैसे बर्नर को ऑन करेंगे, ये वायर गॉज को समझिए बच्चों, यानी तार का एक तरह से जाली होता है, रेत वगैरह बालू वगैरह चालने वाला चलनी देखा होगा ना, उसी तरह का ये भी रहता है वायर गॉज। तो वायर गॉज पे क्या करते हैं, चाइना डिश को रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट आग पे रखेंगे तो चाइना डिश फट भी सकता है, टूट भी सकता है। चाइना डिश का मतलब सिंपल है, चीनी मिट्टी का प्लेट। ठीक है, क्रॉकरी वगैरह के आइटम्स होते हैं ना, उसी तरह का ये प्लेट है।
यहाँ पर जब इसको बर्नर ऑन करोगे, हीट करोगे, तो देखोगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलाइम यानी वेपर में चेंज होगा, और यही वेपर फनेल के ऊपरी भाग पर देखो चिपक रखा है, कैट कॉटन से नीचे जो यहाँ पर चिपक रखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते बच्चों, तो यही हुआ सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम का एग्जाम्पल। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर जो है किस तरह से अफेक्ट करता है किसी भी मैटर के स्टेट को, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के कन्वर्जन में टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जानते हैं। बच्चों, प्रेशर अगर बढ़ाया जाएगा तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। देखो, प्रेशर बढ़ाने से भी वो लिक्विफाई होगा, यानी गैस से लिक्विड में आएगा, और आप क्या करोगे, टेम्परेचर को भी डाउन कर दोगे। जितना टेम्परेचर कम करोगे गैस लिक्विड में आएगा, यानी पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोजली आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, सिलेंडर में भरा जाता है और पिस्टन लगाता है, पिस्टन उसको कंप्रेस करता है, दबाता है, प्रेशराइज करता है, जो कि इस डायग्राम में थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आप देखो, ये जो रहा ये पिस्टन है, ठीक है ना, ये इसको नीचे की ओर प्रेस कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्या लिखा हुआ, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैसेस कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर। ये बताया ज़्यादा प्रेशर आप लगाओगे तो पार्टिकल जो है वो पास पास आ जाएंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि ड्राई आइस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में है, इसको कंप्रेस करके टेम्परेचर को डाउन करके, कम करके लिक्विफाइड कर देते हैं, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा करके इसको सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं, जिसको कि ड्राई आइस कहते हैं। अब सॉलिड बिल्कुल देखो लोहे की तरह सॉलिड नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस रूप में है ना, उसको आप सॉलिड फॉर्म में कह सकते हो। आइस क्या, आइस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, उसको ड्राई आइस कहते हैं। बड़ा ही ये काम का है ड्राई आइस, यानी किसी चीज़ को ठंडा रखना है ना, तो वहाँ पर अगर आप बर्फ़ की जगह पर ड्राई आइस यूज करोगे, क्या होता है ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ड्राई आइस कहते हैं उसको। और जैसे कई बार लाश वगैरह को भी ले जाना है तो ड्राई आइस में काफ़ी सही रहता है। इसके अलावा और भी कई इसके एप्लीकेशन हैं, यूज हैं। तो देखो यहीं पर लिखा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई आइस कहलाता है, इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी बच्चों क्या होगा, गैस से डायरेक्ट ये जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस कहेंगे। ठीक है, देखो एक तरह से फील करोगे कि गैसेस फॉर्म में लगेगा, लेकिन वो आइस के फॉर्म में होता है। जैसे बर्फ़, पानी का बर्फ़ बिल्कुल सॉलिड हो गया ना, खट खट खट, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। मतलब एक तरह से लगेगा ऐसी गैस है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड फॉर्म में एक तरह से उसको फील करोगे सॉलिड जैसा। इसके हम वीडियो कुछ अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे और समझ में आएगा। सो स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस आर डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी प्रेशर और टेम्परेचर से ही अवस्था को समझा जा सकता है, स्टेट को समझा जा सकता है कि वो लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट, और ये आपस में इंटरचेंज भी करेंगे जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, इस डायग्राम को देखते हैं। देखो लिक्विड से पहले सॉलिड से समझते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो प्रोसेस क्या कहला रहा है, मेल्टिंग। और इस मेल्टिंग प्रोसेस को भी क्या कहेंगे, फ्यूजन, यानी FUSION, फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से वापस सॉलिड में आएगा तो फ्रीजिंग है ना, और इस फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हो, सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से देखो गैस में बदल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। और इसी तरह से गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। कब होगा ये चेंज, जब टेम्परेचर कम करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। और यहाँ देखो सॉलिड से डायरेक्ट जो है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला गया, गैस में, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आया होगा।
इसके बाद बच्चों इवेपोरेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन जो एक सरफेस फिनोमेना है, यानी सतह पर जो ये प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में तो इस प्रोसेस को कहेंगे इवेपोरेशन। बट जो एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर की बात कर रहे हो, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर है। तो इवेपोरेशन में बच्चों आप समझ पाए होंगे कि जो बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का आपको मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री से पहले किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो है वेपर में बदलेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। लेकिन 100 डिग्री के बाद जो चेंज होगा वो कहलाएगा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। और बच्चों जो हिंदी होता है इसका, दोनों में वाष्पीकरण ही बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। यहाँ पर देखो होता क्या है बच्चों, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर एनर्जी देन अदर, सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड फ्रॉम द वेपर। इसको समझाता हूँ बच्चों। क्या है, तो सपोज करो आपके हाथ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं या हल्का पानी है, गीला हाथ है आपका। अब देखो हथेली पर, हाथ पर जो आपके पानी है, वो पानी क्या करेगा, आसपास जो हीट एनर्जी है, आसपास की जो एनर्जी है, या आपके पाम हथेली पर भी एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। कौन सोख रहा है, वाटर, यानी वाटर के पार्टिकल्स। अब वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई कि कम हो गई, कि उतनी है, एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिस अट्रैक्शन के फोर्स से पार्टिकल्स सभी बंधे हुए थे, एक दूसरे में चिपके हुए थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी तोड़ देंगे, और फिर वो उड़ने लग जाएंगे और वो गैस में, वेपर में बदल जाएंगे। तो गैस के पास ज़्यादा एनर्जी या लिक्विड वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी, लिक्विड वाटर के पास जो है कम एनर्जी है, गैसेस यानी वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम जो भाप है, तो दोनों में कौन ज़्यादा गर्म होगा, कौन ज़्यादा सीवियर होगा, किससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा, तो स्टीम से। आपने कई बार देखा होगा, रोटी जितना गर्म है, रोटी के अंदर भाप भी तो उतना ही गर्म होना चाहिए, दोनों का सेम टेम्परेचर होगा, लेकिन रोटी से हाथ आपका नहीं जलता, लेकिन भाप से जो है आपका हाथ जल जाता है ना। तो स्टीम, पता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि देखो रोटी का छोड़ो, वाटर का समझते हैं। वाटर के पास तो एनर्जी जो है सो है, लेकिन जो आपने हीट करते गए आप हीट, और वो वाटर जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता चला गया, तो लिक्विड में जो गैस में कन्वर्ट हुआ तो गैस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया। जो आप हीट कर रहे थे, जो कि आप बात कर रहे हो लैटेंट हीट, तो वो लैटेंट हीट क्या हुआ, एक्स्ट्रा हीट स्टीम के अंदर आ गया, जो कि वाटर के अंदर नहीं। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो स्टीम के पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छुपी हुई उष्मा की जो बात कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में, तो यही छुपी हुई उष्मा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर यही था इवेपोरेशन। कपड़ा सुखाते हो, छत पर पानी सूख जाता है, ठीक है ना। हम लोग नहाते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी पर जो पानी होता है पंखे के नीचे आते हैं, सूख जाता है। तो ये सभी क्या है, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है या जो अफेक्ट करता है, देखो इफेक्ट ऑफ अदर थिंग्स टू द फैक्ट इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन जब होगा तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, हवा तेज़ चलेगी तो जल्दी सूखेगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी धूप ज़्यादा गर्मी होगी तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा हो, जल्दी सूख जाएगा। और एरिया ज़्यादा का मतलब है जैसे कपड़े को मोड़ के रखो या फैला के रखो,
तो जल्दी कैसे सूखेगा? फैला के, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है चिपचिपा मौसम। बारिश के समय में देखो मौसम बिल्कुल चिपचिपा होता है, पसीना भी बिल्कुल आता है, ऐसा लगता है इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी जब होती है तो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, इस वजह से चिपचिपापन लगता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, हिंदी में ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में नमी कहते हैं। आजकल नमी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपापन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। आगे बच्चों एक लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है? कूलिंग करता है। कूलिंग मतलब इवेपोरेशन होगा, ठंडक महसूस होगा, ठंडा लगेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो आप नेल पॉलिश लगाते हो, लड़कियाँ नेल पॉलिश लगाती है, ठीक है, कुछ लड़के भी कुछ इवेंट वगैरह समारोह में लगाते हैं। तो उस समय जब नेल पॉलिश अगर आप नेल पे, नाखून पे लगाओगे तो बड़ा ठंडक मिलेगा, ठंडा लगता है। और नेल पॉलिश सूख ना जाए, नेल पेंट, तो उसके लिए थिनर होता है, उसमें डाल दिया करते थे। कई बार वो थिनर अपने हाथ पे गिराओगे, या पेट्रोल भी है, पेट्रोल अगर अपने हाथ पे आप डालोगे, तो ये सब ऐसे लिक्विड हैं जैसे आप हथेली पे डालोगे तो आपको बड़ा ही ठंडक महसूस होगा, ठंडा सा लगेगा। सैनिटाइज़र, यस, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, सैनिटाइज़र तो आप लोग अवेयर हो। तो ये ठंडक क्यों लगता है? आपने इन चीज़ों में एक ऑब्जर्व किया होगा, सैनिटाइज़र आप हाथ पे लगाओ और या पानी से आप हाथ धो लो, जल्दी हाथ कब सूखता है? जब सैनिटाइज़र यूज करते हो। होता क्या है कि सैनिटाइज़र हाईली वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो होता है कि जैसे ही आप सैनिटाइज़र अपने पाम पे, हथेली पे मलते हो तो आपकी हथेली के पास की जितनी भी हीट एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है। तो वो उड़ गया, एनर्जी लेके चला गया, तो हीट एनर्जी गई तो कूलनेस यानी ठंडक बचेगी। तो इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? कूलनेस इफेक्ट आएगा। जैसे बच्चों देखो आप नहा के आते हो और पंखे के नीचे आ जाओ तो आपको ठंड लगेगी या ठंडक फील होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉडी पर जो भी पानी होता है वो तेज़ी से इवेपोरेट हो रहा था, क्योंकि पंखा हवा दे रहा है, हवा के कारण तेज़ी से इवेपोरेट हो रहा है। या कई बार आप काम करके बिल्कुल पसीना पसीना से तरबतर हो जाते हो या रनिंग करने के बाद, और पंखे कूलर के नीचे आ जाओ, देखो कितना ठंडक महसूस होगा, क्योंकि तेज़ी से इवेपोरेशन होता है। देखो धूप में जो है ना इवेपोरेशन उस तरह से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखो धूप में इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि सनलाइट का भी एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है जो कि एक तरह से हमें इरिटेशन ही करवाता है, इसलिए धूप जो है हमें अच्छा नहीं लगता। एसीटोन वाला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। देखो गर्मियों में लोग एडवाइस करते हैं कि कॉटन के क्लोथ पहनिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉटन जो होता है, सूती के वस्त्र जो होता है, वो पसीने को सोख लेता है, यानी कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर, अच्छा शोषक होता है, आसानी से पसीने को सोख लेता है। और पसीने को सोख लेगा तो पसीना क्या आ जाएगा? अंदर से बाहर आ जाएगा और बाहर से उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन पॉलिस्टर के कपड़े पहनोगे, प्लास्टिक के कपड़े पहनोगे, जोक सपाट, पॉलिस्टर के, पॉलीथीन के नहीं, पॉलिस्टर के, तो क्या होगा? वो अंदर का पसीना सोखेगा नहीं, पसीना अंदर ही रहेगा, इवेपोरेशन होगा नहीं, तो अंदर चिपचिपापन लगेगा। इसीलिए कॉटन का क्लोथ महंगा भी मिलता है और पहनने में बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन तो पहनते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, स्पोर्ट्स पर्सन का जो टी शर्ट वगैरह होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, कई हज़ारों में होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में लोग अपने छतों पर पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। इससे क्या होता है? पानी जैसे आप डालते हो तो जो छत सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हीट हो गई, गर्म हो गई है, तो पानी गर्म होकर के उड़ जाता है। यानी जो छत की गर्मी है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जल एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो उड़ जाता है, तो हीट एनर्जी लेके उड़ गया, तो अब नीचे क्या बचा? ठंडक। तो आप क्योंकि इतना ज़्यादा छत गर्म हो जाता है कि एक बार पानी डालने से ऐसा नहीं हो पाता, कई बार पानी आपको डालना पड़ता है। हाँ, वो तो क्योंकि एक तरह से ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाती है, जो गैस भाप सा वेपर सा निकला वो वेपर वहीं रह जाता है, तो तेज़ हवा चल रही तो वेपर उड़ा के लेके चला जाता है।
तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक और टॉपिक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में पानी लेकर के स्कूल जाते थे तो ज़्यादातर आप फ्रिज में बॉटल को जमा लेते थे और एक तरह से बर्फ़ बना लेते थे, और आपको बर्फ़ पीने में, चाटने में बड़ा मज़ा आता था, तो इसलिए बर्फ़ लेके जाते थे। तो कई बार आपने देखा बच्चे छोटे रोने लगते थे आप भी कि मैडम जी इसने मेरा बोतल ना फोड़ दिया, तोड़ दिया, देखो पानी इससे निकल रहा है। फिर मैडम आपको रुमाल से पोंछ देती थी उस बॉटल को और कहती जाओ अब ठीक हो गया, सही कर दिया मैंने बॉटल। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर रोने लग जाते, तो मैडम जी फिर से पानी इसमें से बह रहा है, जबकि वो पानी उसमें से बहता नहीं था, क्योंकि बॉटल के अंदर जो आइस है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है कि कम है, बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी लो टेम्परेचर है, बिल्कुल वो ठंडा है। तो आज जब बॉटल के आसपास का जो वाटर वेपर है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, और वो वाटर वेपर्स बच्चों क्या करते हैं, उस बॉटल को आसपास आ जाते हैं, और जैसे बॉटल के पास आते हैं तो वो अपने आप को कूल, ठंडे होने लग जाते हैं। मान लो वेपर अब से दूर था, तो जैसे वेपर में था, गैस में था, लेकिन बॉटल के पास जैसे आया तो अब किस में बदलने लग जाएगा, लिक्विड में। तो वही बोतल के बहुत ज़्यादा पास जाने के बाद लिक्विड बदलता है और बोतल पे ही चिपक जाता है पानी। तो यानी जो बॉटल के ऊपर आपने वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हो, पानी की बूंदें, वो पानी अंदर से नहीं, बाहर का जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वही है वो, जो कि अभी गैसेस के फॉर्म में है, लेकिन अगर ठंडा बॉटल होगा तो किसके रूप में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी वाटर जो है कंडेंस हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक के टब में पानी गर्म जल्दी हो जाता है, यानी बाल्टी में पानी रखो या प्लास्टिक के बॉटल में पानी को रखो तो पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन आप मटके में अगर पानी को रखो तो वो काफ़ी समय तक या हमेशा ही बोल दो वो ठंडा ही रहता है, चाहे धूप या गर्मी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो अब विजिबल नहीं होते, उससे हल्का हल्का पानी रिसता रहता है, यानी पानी हल्का हल्का बाहर निकलता रहता है, और पानी हल्का हल्का निकलता रहता है, और बाहर जैसे पानी निकलता है तो धूप उसके ऊपर पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। यानी समझ लो अंदर में A B C D बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले A निकला बाहर, A गर्म होकर के उड़ गया, लेकिन बाकी जो बच गए वो तो ठंडे हैं, बाकी फिर C निकला बाहर, वो भी गर्म होकर उड़ गया, तो पानी कम होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंदर वाला पानी क्या रहेगा, हमेशा ठंडा ही रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसके अंदर से पानी बाहर निकलता है और इवेपोरेट होता रहता है। आपको पता है इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडक रहेगी। बॉटल में ऐसा नहीं होता, बॉटल में क्या होता है कि पानी अंदर से बाहर निकल ही नहीं पाता, लगातार सनलाइट इस प्लास्टिक के ऊपर पड़ेगी, प्लास्टिक बाहर से गर्म, एल्युमिनियम गर्म, तो वो अंदर का पानी भी गर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।